मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन शिक्षण में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शिक्षण की इस व्यवस्था में आप सभी के अभिभावक एवं आप सभी सहभागी बने हुए हैं। शिक्षक जिस प्रकार बच्चों के विकास में, विद्यार्थियों के विकास में कक्षा में जितना ध्यान रखता है, उतना ही वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए शिक्षण व्यवस्था को येन कैन प्रकार आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ऑनलाइन शिक्षण जो वर्तमान की व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चलाते रहें। शिक्षण की इस व्यवस्था की आज की कड़ी के अंदर मैं शिक्षण में जो चैप्टर लेकर के आया हूँ, वह कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। कक्षा 10वीं में भी उनका प्रश्न पूछा जाता है, 11वीं में भी पूछा जाता है, 12वीं के अंदर हिंदी साहित्य में पूछा जाता ही जाता है, नो डाउट। तो वह बिंदु है प्रेमचंद। प्रेमचंद की बात करता हूँ तो हमारे सामने कई इनके ऊपर उपन्यास लिखे हैं, इनके ऊपर कई प्रकार के व्याख्यान, कई प्रकार के सम्मान राज्य सरकारें या भारत सरकारें देती हैं। प्रेमचंद युग, उसके पूर्व का युग, उसके उत्तर का युग, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, इस प्रकार की कई उपमाएं इनको दी हैं। जिस प्रकार मैंने कहा उपन्यास सम्राट, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको उपन्यास सम्राट के नाम से उपमानित किया। बात करता हूँ उनके जीवन की, फिर बात करूँगा उनके साहित्य रचनाओं की। तो उनका जो जीवन था, कहते हैं काशी, वाराणसी, बनारस, लमही गांव, 31 जुलाई 1880 को आपका जन्म हुआ। माता आनंदी देवी, पिता अजैब राय। कहते हैं पिताजी डाक मुंशी सेवा के अंदर अंग्रेज़ों के काल में डाकपाल की नौकरी करते थे। बचपन बड़ा संघर्ष में था प्रेमचंद जी का। 7 वर्ष की अवस्था में बताते हैं माताजी का निधन हो गया। 14 वर्ष की अवस्था के अंदर पिताजी का निधन। आपकी प्रारंभिक शिक्षा लम्ही गांव से ही हुई। लम्ही बनारस के आसपास ही है, तो हायर एजुकेशन बीए तक की पढ़ाई आपने लम्ही में ही, काशी में प्राप्त की। बात करते हैं काशी के अंदर उनके साहित्यकार मित्र जैनेन्द्र कुमार प्रसाद, इनके साहित्यकार मित्रों की श्रेणी में आते हैं। जो प्रारंभिक संघर्ष काल था, इंटर की पढ़ाई करने के पश्चात आपने शिक्षण कार्य को चयनित किया और एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। बीए की पढ़ाई 1919 के अंदर होने के पश्चात आपने शिक्षा में
हायर एजुकेशन प्राप्त की और हायर एजुकेशन के पश्चात आप शिक्षा के अंदर डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हुए। आपका जो बचपन, मैंने आपको बताया कि बचपन में आपको धनपत राय के नाम से जानते थे। जब लेखन कार्य में संलग्न हुए तो प्रारंभिक लेखन इनका उर्दू से प्रारंभ हुआ, तो उर्दू के अंदर इनको नवाब राय के नाम से जानते थे। फिर कहते हैं कि उर्दू की जो कहानियाँ, उर्दू का जो लेखन था, उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया। तो फिर मुंशी दया नारायण नाम के एक व्यक्ति की सलाह से, मुंशी दया नारायण, उनकी सलाह से आपने हिंदी लेखन में अपनी रुचि बढ़ाई और हिंदी के लेखन में कार्य किया और हिंदी लेखन में आप प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। 1919 के अंदर तो आप डिप्टी इंस्पेक्टर बने ही थे, लेकिन दिसंबर 1920 में गांधी बाबा के असहयोग आंदोलन की वजह से, गांधी बाबा ने जो घोषणा की थी असहयोग आंदोलन की, तो उस असहयोग आंदोलन को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैं अभी असहयोग आंदोलन की यहाँ पर व्याख्या नहीं करूँगा, मैं अभी आपके सामने प्रेमचंद की बात कर रहा हूँ। तो 1920 की बात कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन की घोषणा दिसंबर 1920 और जनवरी 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन प्रारंभ, जिसकी वजह से भारत के अंदर जितने भी भारत की जनता थी, भारत के लोग थे, भारत के सरकारी ऑफिसर थे, जिनके दिलों में भारत भक्ति थी, ऐसे सरकारी कर्मचारी, कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज विद्यार्थी या जो सामान्य जनता, सब सड़कों पर गांधी बाबा का असहयोग आंदोलन, उसके अंदर अपनी पूरी भूमिका। प्रेमचंद जी ने भी उस परिस्थितियों के अंदर नौकरी से त्याग पत्र दे करके, गांधी जी से प्रभावित होकर के गांधी बाबा के साथ हो गए। फिर इन्होंने जो अपनी जो प्रतिभा थी, लेखन की प्रतिभा, उस लेखन की प्रतिभा में कहते हैं कि इनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसका प्रकाशन काल 1908, कई जगह 1907 मिले तो उसको 1908 मानना चाहिए। तो 1908 के अंदर उनका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। जैसे ही प्रकाशित हुआ तो सोजे वतन यानी देश का दर्द, तो अंग्रेज़ों ने जैसे ही उस कहानी संग्रह की बातचीत सुनी तो उसके ऊपर बैन कर दिया, बैन लगा दिया। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन के अंदर भारत की जनता के लिए कोई कमी नहीं रखी। आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद का जीवन जीते हुए प्रेमचंद जी ने जो साहित्य रचना की, और साहित्य रचना भारत की जनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण और समाज सुधारक, समाज जागरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रेमचंद जी का जो साहित्य है, जिस साहित्य की बात करता हूँ, तो उनके कुछ 3 नाटक सामने आते हैं। उन 3 नाटकों की बात करता हूँ तो वो जो 3 नाटक हैं, जिसमें संग्राम, करबला और प्रेम की देवी, संग्राम, करबला और प्रेम की देवी। संग्राम का प्रकाशन 1922 में हुआ, जबकि करबला का 1928 में। फिर बात करता हूँ उनके कहानियों की, तो लगभग उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी है। कितनी कहानियाँ? 300 कहानियाँ। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने इनकी कहानियों का जो अंकन किया है कि भाई 301 कहानियाँ लिखी है, तो लगभग 300 कहानियाँ
प्रेमचंद जी ने लिखी है। फिर इनके जो उपन्यास हैं, उन्होंने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं। तो कहानियों की बात करता हूँ तो जिसमें इनकी विशेष प्रसिद्ध कहानियाँ रही, जैसे संसार का अनमोल रत्न या पंच परमेश्वर। कई लोग संसार के अनमोल रत्न को पहली कहानी मानते हैं, कई लोग पंच परमेश्वर को पहली कहानी मानते हैं। जबकि संसार का अनमोल रत्न इनकी उर्दू की पहली कहानी है, जबकि पंच परमेश्वर इनकी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। यूँ देखा जाए तो नमक का दारोगा इनकी जो कहानी थी वो 1914 के अंदर प्रकाशित हो चुकी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पंच परमेश्वर, जिसका प्रकाशन कई पुस्तकों में 15 मिले, तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन 15 में ही हुआ। हो सकता है कहीं 16 मिल जाए। तो उस पुस्तक को भी हमें जो इसकी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं उसका प्रकाशन का वर्ष हमें निर्धारित करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। 1915 पंच परमेश्वर की कहानी। फिर इनकी और भी कहानियाँ, जैसे बड़े घर की बेटी है, ईदगाह कहानी है, बड़े भाई साहब हैं, और आपने कभी सुना होगा गिल्ली डंडा, जिसको गुल्ली डंडा के नाम से भी कहानी प्रकाशित हुई है। फिर आपने कभी इनकी कहानी पढ़ी होगी, हमारे सामने कभी आई होगी, जैसे बूढ़ी काकी या बड़े भाई साहब। तो इस कहानियों को भी प्रेमचंद जी ने आदर्शवादी यथार्थवाद का जीवन दिया। इनकी मनोवैज्ञानिक कहानी, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी, जिसको हमने बचपन में पढ़ा होगा, ईदगाह। इस प्रकार इनकी जो कहानियाँ थी, इनकी कहानियों के जो विषय थे, तो आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद के अनुसार इनकी कहानियों के विषय थे। जिस प्रकार इनकी जो कहानी नमक का दारोगा, एक जो प्रशासनिक ढांचा था, इसके ऊपर इन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे को बखूबी भ्रष्टाचार से युक्त बताया, और भ्रष्टाचार से युक्त बताते हुए भ्रष्टाचार से उन्मुक्त कैसे किया जाए, यानी कि इसके अंदर इस प्रकार का उन्होंने आदर्शवाद, यथार्थवादी आदर्शवाद का चिंतन किया। फिर इनके कहानी संग्रह की बात करता हूँ तो जैसे मैंने बताया, सोजे वतन, फिर नवनिधि कहानी संग्रह, फिर प्रेम पूर्णिमा, फिर आपके प्रेम 25, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर। इस प्रकार करके इन्होंने 8 कहानी संग्रह लिखे हैं। और इन सभी कहानी संग्रहों को प्रेमचंद जी के जाने के पश्चात, निधन के पश्चात, मानसरोवर भाग 8 खंडों में प्रकाशित किया गया। मानसरोवर भाग 8 खंडों में प्रकाशित किया गया। फिर इनकी जो अंतिम कहानी की बात आती है, तो अंतिम कहानी इन्होंने कफन लिखी, यानी कि इनकी प्रथम कहानी, उर्दू की प्रथम कहानी संसार का अनमोल रतन, हिंदी की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, फिर इनकी अंतिम कहानी कफन। और इनका जो देशभक्ति का जो ज्वर, जिसको कहानियों के संग्रह को अंग्रेजों ने बैन किया, जिसका प्रकाशन काल 1908, जिसका नाम था सोजे वतन। फिर मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद जी का जो कहानी साहित्य था, उस कहानी साहित्य को भी इतिहासकारों ने अलग अलग भागों में बांटा। तो 1916 से 1920 तक का जो कहानियों का लेखन का समय था, उनको प्रथम भाग में बांटा। प्रथम भाग कब से कब तक, तो 1916 से 1920। फिर द्वितीय भाग की बात करता हूँ तो 1920 से 1930 तक का जो कहानियों का संग्रह था वो द्वितीय भाग में बताया। फिर बात करता हूँ 1920 से 1930 तक, 1920 से 1930 तक इन्होंने इनके कहानियों को तृतीय भाग में माना है। फिर अंतिम जो 1930 से 1936 तक इनके कहानियों का अलग रूप बताते हैं। ये मैंने आपको इनकी कहानियों के अलग अलग संग्रह के रूप में बताया। फिर बताते हैं कि इन्होंने जो साहित्य रचना की थी
उन साहित्य रचनाओं के अंदर इनकी जो कहानियाँ हैं, इनके जो नाटक है, इनके जो उपन्यास है, इनकी जो निबंध रचनाएं हैं, और निबंध रचनाओं के बाद में इन्होंने और भी क्या लिखा या और भी इनकी साहित्य रचनाएं थी जिसका समाज जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो कहते हैं कि इन्होंने उस समय कुछ पत्र पत्रिकाएं भी चलाई थी, जिन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के अंदर समाज जागरण का कार्य भी बहुत तेज गति से हो रहा था, और उस पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्र जागरण का और समाज के अंदर आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद का जो जीवन था वह भी समाज के अंदर देने का एक जबरदस्त प्रचलन था पत्र पत्रिकाएं। तो इनकी जो पत्र पत्रिकाएं थी, उन पत्र पत्रिकाओं में एक माधुरी नाम की पत्रिका जिसका प्रकाशन हुआ था 1922 में। 1922 में माधुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। फिर कहते हैं कि 1930 के अंदर हंस पत्रिका का प्रकाशन माना गया। 1930 के अंदर हंस पत्रिका का प्रकाशन। उसके पश्चात आपकी एक और पत्रिका निकलती थी जागरण, जिसका प्रकाशन 32 माना गया। तो माधुरी, हंस और जागरण, इसके अलावा इनकी एक और पत्रिका थी जिसका नाम मर्यादा। इस प्रकार करके इन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं का भी विवेचन दिया। फिर मैं बात करता हूँ कि इनके जो उपन्यास थे उनके, यानी कि प्रेमचंद जी के जो उपन्यास की बात करता हूँ, तो इनके उपन्यासों की बात आते ही हमारे सामने 15 उपन्यास इनके आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनके कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह यानी कि इनके कहानी संग्रह की बात आती है तो 8 कहानी संग्रह, जिसको 8 कहानी संग्रहों को मानसरोवर के भाग 8 में, यानी प्रेमचंद जी के जाने के पश्चात उन सभी कहानी संग्रहों को, सभी जो 8 कहानी संग्रह थे उन सभी कहानी संग्रहों को मानसरोवर खंड 8 के अंदर उनको प्रकाशित किया। ठीक इसी प्रकार इनके जो उपन्यास थे, इनके जो उपन्यास, इन्होंने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं। कितने उपन्यास? तो लगभग इन्होंने 15 उपन्यास लिखे हैं। तो 15 उपन्यासों की बात करता हूँ तो इनकी जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है सेवा सदन। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? सेवा सदन। और इनका जो अंतिम उपन्यास है तो वह माना जाता है आपके गोदान। अंतिम उपन्यास माना जाता है गोदान, और हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है सेवा सदन। लेकिन इन्होंने अंतिम उपन्यास, जो एक और उपन्यास था जो पूरा नहीं कर पाए, वह उसको उन्होंने उसके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। उसका नाम था मंगलसूत्र। उसका क्या नाम था? मंगलसूत्र। तो अब मैं आपके सामने इनके जो सभी उपन्यास है उनके बारे में एक एक के बारे में चिंतन करता हूँ। तो बात आती है प्रेमचंद जी के जो उपन्यास थे, तो क्रमांक 1 की बात करता हूँ तो वरदान उपन्यास था। फिर उसका प्रकाशन हुआ था 1921 के अंदर। वरदान उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1921 के अंदर। फिर दूसरा उपन्यास आता है प्रेमा। प्रेमा का जो प्रकाशन बताते हैं 1907। प्रेमा का प्रकाशन काल कब बताते हैं? तो 7 बताते हैं। फिर बात आती है रूठी रानी। एक उपन्यास था रूठी रानी, उसका प्रकाशन भी 1907 में हुआ। फिर सेवा सदन मैंने आपको बताया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इससे पहले या इसके बाद जो उपन्यास लिखे थे वो, इसके बाद के सभी उपन्यास हिंदी में लिखे गए, और इसके पहले के जो उपन्यास थे वह सब सारे के सारे उर्दू में लिखे गए। तो सेवा सदन का प्रकाशन काल माना जाता है 1918। 1918 में सेवा सदन नाम का उपन्यास प्रकाशित हुआ। फिर प्रेमा, मैंने आपको बताया प्रेमा, और प्रेमा के साथ में एक और उपन्यास लिखा था 1921 के अंदर, जिसका नाम था प्रेमाश्रम। क्या नाम था? प्रेमाश्रम, जिसका प्रकाशन 1921 में हुआ। उसके पश्चात एक और उपन्यास आता है जिसका नाम था रंगभूमि। क्या नाम था? रंगभूमि, जिसका प्रकाशन बताते हैं 1925 के अंदर रंगभूमि का प्रकाशन हुआ था। फिर उसके पश्चात एक उपन्यास आता है कायाकल्प। क्या आता है? कायाकल्प। कायाकल्प का प्रकाशन 1926 माना जाता है। कायाकल्प का प्रकाशन 1926 माना जाता है। उसके पश्चात एक उपन्यास आया था 1927 के अंदर, जिसका प्रकाशन 1927 में, उसका नाम था निर्मला। क्या नाम था? निर्मला। फिर इसके पश्चात क्रमशः इन्होंने गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, जो उनका अधूरा उपन्यास था, मंगलसूत्र जिसका अधूरा उपन्यास था, और उनका प्रकाशन, मंगलसूत्र का प्रकाशन हुआ था 1948 के अंदर, यानी कि इसको पूर्ण किया था इसके बेटे अमृत राय ने। और इनका जो अंतिम उपन्यास था जिसका नाम था गोदान, जिसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। तो इस प्रकार करके प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ करके 1936
1936 के अंदर इस संसार से चल बसे, यानी अपनी अपनी जो साहित्यिक रचना की जो साहित्यिक सेवा की जो यात्रा थी वो यात्रा पूरी कर चुके थे। इस प्रकार हमारे सामने एक हिंदी का महान उपन्यासकार, जिसको उपन्यास सम्राट कह करके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको उपमानित किया, तो वो हमारे बीच में नहीं रहे। 1936 में आप चले गए, यानी इनका समय की बात आती है तो 1880 से 1936, 1880 से 1936 यह जो जीवन था, इस जीवन के बारे में चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे हिंदी साहित्य की बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो, उसके अंदर आपके प्रेमचंद जी का परिचय पूछा जाता है। और प्रेमचंद जी के परिचय के अंदर आपको प्रेमचंद जी का जीवन लिखा जाता है। और प्रेमचंद जी का अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो साहित्यिक परिचय के अंदर उनकी जो साहित्य यात्रा थी, उनकी कहानियाँ थी, उनके उपन्यास, उनके नाटक, उनके निबंध और उनकी पत्र पत्रिकाएं, इसके बारे में विवेचन होता है। फिर उनका जो लिखने के विषय थे, तो लिखने के विषय की बात करता हूँ तो आदर्शवादी यथार्थवाद का चिंतन किया उन्होंने। और आदर्शवादी यथार्थवाद का चिंतन करते हुए किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, स्त्री विमर्श पर उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। जो गरीब जनता, उस समय की जो किसानों की जो, जैसे किसानों का महाकाव्य, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जो किसानों का महाकाव्य कहते हैं, यानी गोदान उपन्यास का, इनका जो गोदान उपन्यास था वो किसानों का महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को पढ़िएगा, वीडियो को सुनिएगा और सुन करके मनन करिएगा। और फिर आप 1-2 बार वीडियो को सुनने के पश्चात इनका जीवन परिचय आप अपने शब्दों में लिखिएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।